इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस 2023 का हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहा उसमें से सभी शिफ्टों में साइंस का आपको पता है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं हर दिन। तो इसमें से साइंस के जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों पर आधारित आने वाले शिफ्टों के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन साइंस का लेके इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाला है जिनका आने वाली शिफ्टों पे एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हमने इजी मॉडरेट हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन रखे हुए हैं, है ना। पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता क्या है कि भू स्थिर जो जियो सैटेलाइट उपग्रह है ना अपनी कक्षा में निरंतर गति करते रहते हैं। ये होता क्यों है? तो ये जो है ना आपका पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, क्या है कि गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी का होता है वो अपने चारों ओर जो आपका सैटेलाइट होता है उसको घूमने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वचालित घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो स्वचालित जो अपने से ही घड़ी चलती रहती है उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो उन्हें हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है, हाथ के मूवमेंट से उसे एनर्जी मिल जाती है जो ऑटोमेटिक घड़ियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? बाल्टी, तो देखो जब भी कुएं से अगर आप बाल्टी को ऊपर खींचोगे तो सीधी सी बात है कि अगर पानी के अंदर डूबी है तो हल्की लगेगी, पानी के बाहर आ जाएगी तो आपको वजनी लगने लगेगी। तो पानी की सतह के से ऊपर भारी हो जाती है लेकिन पानी के अंदर हल्की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारहीनता होती है, यानी कि आपको भार ही महसूस ना हो, क्या होती है? तो जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा। देखो भार क्यों लगता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर किसी चीज़ को खींचती है इसलिए हमको भार लगता है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा तो वहाँ भार ही नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है? जैसे रबड़ इलास्टिक है फैलने वाला, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है आपका स्टील। ठीक है, इलास्टिसिटी स्टील की सबसे ज़्यादा होती है फैलने की। अगला है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो होता है। तो देखो अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये चीज़ें होती है। अगला देखते हैं, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो घड़ी जो है स्प्रिंग वाली घड़ी जिसको आप चाबी भरते हो और चाबी भर के उसको चार्ज करते हो, तो उसमें जो ऊर्जा आती है चाबी भरने के बाद उसको स्थितिक ऊर्जा बोलते हैं क्योंकि वो स्थिर रहती है। अगला है कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कोई भी अंतरिक्ष यान है अगर वो स्पेस में जा रहा तो उसमें भारहीनता क्यों लगती है? सीधी सी बात है कि कक्षा में बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है ना वो कम हो जाता है, त्वरण बराबर हो जाता है। बाहरी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण बराबर हो जाता है, यानी कि भारहीनता इसीलिए होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी वाला खत्म हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि हीरा है। तो हीरा क्या है? तो सबको पता है हीरा एक कार्बन का अपरूप है और साथ में तत्व है और सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो विश्व का सभी पदार्थ सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सबसे पहले कणाद ने कहा था। जो परमाणुवाद की थ्योरी दी थी महर्षि कणाद ने दी थी सबसे पहले। ठीक है, निम्न में यौगिक कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो यौगिक बताना है, आपके पास ऑप्शन है पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। तो देखो इसमें से पारा तत्व है, ओजोन तत्व है, वायु तत्व है, लेकिन अमोनिया एक यौगिक है NH3, दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो तत्वों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, तत्व बताना है। इसमें से हीरा एक तत्व है। ठीक है, कार्बन का ग्रुप। नेक्स्ट है वायु निम्न में क्या है? तो वायु है क्या? तो वायु मिश्रण है, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो इनमें से अमोनिया अभी मैंने बताया यौगिक है और रासायनिक यौगिक NH3 है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में मिश्रण कौन है? सबको पहचानना है आपको। तो मिश्रण कौन सा है? तो इस्पात जो है ना स्टील आपका मिश्रण होता है। ठीक, नेक्स्ट है शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसमें से सबसे शुद्ध तत्व बताना है। तो देखो इसमें शुद्ध जो है ना Na सोडियम शुद्ध तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार के जो परमाणु है ना ये प्राकृतिक तत्व मिलते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु। ठीक है, जो प्राकृतिक तत्व आपके सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब।
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर आप मिलाओगे एक साथ तो यौगिक बनता है, अगर शुद्ध है। अगर अशुद्ध है अलग अलग मात्रा में तो उसको मिश्रण बोल देंगे, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होते हैं? तो देखो, जिम्नोस्पर्म में पौधे में बीज तो बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में होते हैं। और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बीज जो है ढके हुए होते हैं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म के एक उदाहरण की मैं बात करूँ, जैसे कि आपका ताड़ का पेड़ है उसका, ठीक है। बायोफाइटा सबको जानना चाहिए कि पादप जगत के उभयचर को बायोफाइटा कहते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको जानना है। अगला है संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। तो संसार का जो सबसे लंबा पौधा है ना, वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। ऐसे पौधे जिसके बीज बाहर होते हैं, ढके नहीं होते हैं, अभी मैंने बताया, जैसे ताड़ वगैरह का पौधा। अगला है जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का जो मेवा है ना, उसे चिलगोजा को कहा जाता है। चिलगोजा जो है जिम्नोस्पर्म का मेवा है, ठीक है। अगला है कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं। तो कोरेलाइट जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? साइकस के पौधों में कोरेलाइट की जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड भी साइकस में ही होता है, कोरेलाइट की जहाँ जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अगला देखेंगे चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा पाइनस से, इनमें से पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। नेक्स्ट है साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना आप लोग सब खाए होंगे। साबूदाना एक्चुअल में साइकस से ही बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषध जिसको एफेड्रिन कहते हैं, किससे प्राप्त होती है? तो एफेड्रिन जो आपकी दमा और खांसी में काम आती है ना, ये औषधि प्राप्त होती है आपकी इफेड्रा से, ठीक है। इफेड्रा, एफेड्रिन, ठीक है। अगला है कौन से एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल्स कहलाता है? तो इसमें से जो आपका जिंक जो है ना, ये जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विषाणु क्या है यानी वायरस क्या है? तो वायरस का फुल फॉर्म, एक वायरस आपको कंप्यूटर का होता है लेकिन एक यहाँ पे साइंस की वायरस की बात कर रहे हैं। तो वायरस जो है एक अकोशी है जिसमें कोश नहीं होता है। नेक्स्ट है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत शीतल क्यों होते हैं? तो काले वस्त्र के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? सबसे अच्छा इसका कारण ये है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो परावर्तित करते हैं, और काले वस्त्र ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, जबकि सफ़ेद वस्त्र क्या होते हैं, ऊष्मा के परावर्तक होते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होते हैं? तो देखो, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। कहने का मतलब ये ताप को रोक के रखते हैं ऊनी कपड़े, इसलिए ठंडी में ऊनी कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलने में अधिक कष्टदायक क्यों होता है? तो देखो, होता क्या है कि उबलता हुआ जल से जलने में इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन भाप से ज़्यादा होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट छिपी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थित एक ऐसे स्टील के गिलास के बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा होता है। तो आर्द्रता की उपस्थिति जो है ना, ठंडे जल से होता क्या है कि आप अगर कांच की गिलास या किसी गिलास में खूब ठंडा जल भर दोगे ना, तो अपने से ही बाहर आने लगेगा, द्रवीभूत हो जाएगा जल थोड़ा थोड़ा। तो वही इसी से आप आर्द्रता को चेक करते हो। नेक्स्ट है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, नियम किसने दिया? तो ये किरचॉफ का नियम है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट है किसी कर्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप चतुर्थ घात के अनुपाती होती है। ये नियम किसने दिया? तो स्टीफन का ये नियम है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीफन का जो अभी आपको नियम बताया, नियम कहता क्या है? तो ये जो नियम कहता है ना, ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 कहता है। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो किसी कर्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण में ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है, यानी ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4, ठीक है, स्टीफन का नियम। अगला है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुपाती होती है। नियम किसने दिया? तो ये जो नियम दिया है ना, ये नियम दिया है न्यूटन का शीतलन नियम है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होगा जब न्यूटन का शीतलन नियम लागू कब होगा? तो ये तब होगा जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत अंतर हो ताप अंतर में। नेक्स्ट है
गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो देखो, अगर 90 से 80 पे 10 मिनट ले रहा है, तो जितना ही ज़्यादा ठंडा होता जाएगा, सॉरी गर्म होता जाएगा जल, यानी उसका टेम्परेचर आपका ठंडा होता जाएगा, 80 से 70 होगा तो बढ़ता जाएगा, तो 10 मिनट से अधिक समय लेगा। फिर उसके बाद देखो 70 से 60 होगा तो और ज़्यादा समय लेगा, तो ऐसे बढ़ता जाता है। अगला है, निम्न में से कौन एक विद्युत अचुंबकीय है? तो इसमें से तांबा जो है ना विद्युत का अचुंबकीय है, ठीक है। नेक्स्ट है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है ना, उस कोण को क्या बोलते हैं? उस कोण को बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात याद रखना है, हम टॉपिक बाय टॉपिक सभी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो देखो, इनमें से धातु चुंबक द्वारा जो आकर्षित नहीं होता, तो देखो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इन तीनों में आयरन होते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपके एल्युमिनियम जो है अचुंबकीय है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय बताना है, तो बिस्मथ जो है ना प्रतिचुंबकीय है, जबकि लोहा, निकिल और कोबाल्ट जो है अनुचुंबकीय हैं, ठीक है, चुंबक के साथ चिपकते हैं। अगला है, एक शक्तिशाली चुंबक क्या होता है? तो एक शक्तिशाली चुंबक वो है जो केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करे, किंतु किसी को प्रतिकर्षित न करे। शक्तिशाली चुंबक केवल आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इनमें से अगर हम देखें तो मैनोमीटर दाबमापी यंत्र है, दाबमापी नापते हैं। कार्बोरेटर आंतरिक दहन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति से, बिल्कुल सही है। लेकिन सिस्मोमीटर पृष्ठतल से नहीं है, सिस्मोमीटर जो आपका है भूकंप वगैरह नापता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब ये बताना है आपको। तो देखो, इसमें से ट्रैकियोमीटर दापमांतर ये गलत है, बाकी आपका ये सही है। एनोमीटर से वायु की चाल, एमीटर से विद्युत धारा और पायरोमीटर से उच्च ताप को देखते हैं। नेक्स्ट है, सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है ना, ये आपकी हाइग्रोमीटर की नापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो होता है उसमें थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट जो है ना सामान्य तापमान हमेशा बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापी जाती है? तो अभी बताया गैसों के दाब को नापना है तो मैनोमीटर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र लेते हैं? तो हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता नापते हैं। नेक्स्ट है, दूध की घनत्व को किससे नापते हैं? तो दूध की घनत्व को लैक्टोमीटर से नापते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें से अल्टीमीटर जो है ना, इससे ऊंचाई मापते हैं, विमान वगैरह में लगा होता है अल्टीमीटर। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं भूकंप की तीव्रता, और सुनामी वगैरह रिएक्टर से, याद रखना है। कार्बोरेटर का उपयोग क्या है? तो कार्बोरेटर जो है ना, ये पेट्रोल के साथ हवा को एयर फ्यूल मिक्सचर का काम करता है कार्बोरेटर। अगला देखेंगे क्या है कि अमीबा और मलेरिया के परजीवी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया और अमीबा के परजीवी जो है ना, ये प्रोटोजोआ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किसने किया था? सबसे पहले आपको बताना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किसने किया था। तो इनमें से जो आपके फ़ारेनहाइट हैं, फ़ारेनहाइट ने सबसे पहले डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, जीन शब्द किसने बनाया? तो जीन शब्द बनाने वाले व्यक्ति थे W.L. जॉनसन, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे कि गर्भाशय जो होता है वूम्ब, इसके लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय को आप बोलते हो यूटेरस, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार के दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं? तो जो आपकी दूर दृष्टि दोष होता है, आई थिंक उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है? तो घेंघा रोग जो गले में होता है आयोडीन की कमी से होता है, और ये अवटु यानी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एमनियोस्टेंटिस यानी भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि? तो भ्रूण परीक्षण पर सीधी सी बात है, कानूनी प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए, लड़का है लड़की, इसके लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है। सूत्र कणिका बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो जीवाणु कोशिका में कितनी होती है आपकी सूत्र कणिका ये बताना है। तो कोई भी सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट, सामान्य निषेचन होता है, तो सामान्य निषेचन जो होता है कहाँ होता है, तो ये होता है डिम्ब वाहिनी नली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिम्ब वाहिनी नली में सामान्य निषेचन होता है। ठीक है, अगला है अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले बने तत्वों से बने परमाणु कहलाते हैं। तो जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो और उसकी द्रव्यमान संख्या समान हो तो उसे बोलते क्या है, तो उसे बोलते हैं आपका समभारिक। जिसका भार समान उसको समभारिक। अगर इसमें परमाणु संख्या भी समान होती तब समस्थानिक बोलते। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, अगर परमाणु क्रमांक आपका क्या है 17 है और यहाँ पे आपकी द्रव्यमान संख्या 36 है तो इसमें 19 क्या होंगे आपके न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है, तो सबको पता है कॉपर का क्या होता है 29 होता है, Cu 29 परमाणु क्रमांक। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक जीन युग्म अब अन्य इकाई प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है। तो कोई जीन अगर अन्य इकाई प्रभाव को छिपाएगा ना तो उसे बोलते हैं एपी स्टेटिस। याद रखना है एपी स्टेटिस। नेक्स्ट है सहलग्नता की खोज किसने की, तो सहलग्नता की खोज की थी बेटसन ने। ठीक है, नेक्स्ट एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम हैं क्या, तो याद रखना है आपको कि एलोसोम जो है ना एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं जो आपके 23 जोड़ी पाए जाते हैं मनुष्यों में। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, तो एस चंद्रशेखर जो है ना ये एक खगोल भौतिकी के महान वैज्ञानिक थे अपने यहाँ के। रमन प्रभाव किसने दिया, तो रमन प्रभाव सीधी सी बात है चंद्रशेखर वेंकट रमन ने ही दिया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रभाव। नेक्स्ट है बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। तो देखो सीधी सी बात ये है कि बर्फ का घनत्व जो है ना पानी से कम होता है, तो जिस वस्तु पदार्थ का घनत्व कम होगा सामने वाले से तो वो उस पर तैरने लगेगी। बर्फ का कम है तो बर्फ तैर रही, पानी का कम होता तो पानी तैरती, लेकिन पानी का कम होता नहीं है बर्फ से। अगला है पायसी कारक एक एजेंट है जो, तो पायसी कारक है क्या, तो पायस को स्थायी कर देता है पायसी कारक एजेंट। अगला है वायु को संतृप्त कब माना जाता है, तो वायु संतृप्त तब रहती है जिसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जल वाष्प होगा तो वायु संतृप्त होगी। ठीक, परमाणु तत्व संख्या 29 संबंधित है, तो अभी मैंने बताया कॉपर से संबंधित है और कॉपर पाया कहाँ जाता है, तो ये डी ब्लॉक में पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किसने दिया, तो कोशिका का जो जीवित अंश है जीव द्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग, इन तीनों से मिल के बना होता है कोशिका का द्रव्य द्रव्य। नेक्स्ट है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका होती है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है इसमें से माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, नेक्स्ट कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कथन, तो इसमें से आपका जो लिखा है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये बिल्कुल गलत है, सब में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिका के अंगों को कौन सा अर्धपारगम में है यानी अपार, देखो कोशिका झिल्ली क्या होती है अर्धपारगम में होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही दिखता है आर पार। ठीक है, अगला देखेंगे कि सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को कहते हैं, तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को मृदुकांच भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है मृदुकांच। ठीक है, नेक्स्ट है जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहते हैं, तो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन है ना इसे पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहा जाता है, इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय की उसकी प्रक्रियात्मक भूमिका को भी वर्णित करता है, तो ये काम कौन करता है, तो सीधी सी बात है अभी बताया मैंने पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम करता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किसमें ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, तो ऑक्सीजन परमाणु सीधी सी बात है कि इसमें से नाइट्रेट में नहीं होता है और ये नाइट्रोजन चक्र में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है
कि वर्णांतता का दोष किस लेंस का प्रयोग द्वारा दूर करते हैं। तो वर्णांतता इसमें से किसी भी लेंस द्वारा यूज नहीं कर सकते। वर्णांतता एक ऐसी बीमारी है, कोई लेंस इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डेल्टोनिज्म यानी प्रोटोनोमिया एक प्रकार की वर्णांतता है, रोगी को रंग नहीं देख सकता। तो इसमें कौन सा रंग नहीं देख सकता रोगी? तो सभी रंग नहीं देख सकता। अगर किसी व्यक्ति को प्रोटोनेमिया ये वर्णांतता हो गई तो लाल, हरा, नीला तीनों रंग इसको नहीं दिखते, बेचारे को समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट है, हानिकारक परावैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत क्षय का कारण क्या है? तो ओजोन परत क्षय के कारण की जो गैस है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, जिससे ओजोन परत क्षय हो रहा है और ये फ्रिज, एसी वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संख्या क्या होती है? समान होती है। तो देखो, अगर आप किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे ना, तो इसमें से जो आपका कोष है ना, कोषों की संख्या क्या होगी? समान होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो इनमें से बताना है। तो इनमें से जो आपका संक्रमण धातुएं जो है ना, ये कम विद्युत ऋणात्मक नहीं होती हैं, ये गलत बात है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी कार्ले सीले और प्रिस्टले, दो व्यक्तियों ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी है? तो कोशिका झिल्ली अभी मैंने बताया अर्धपारगम प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती शैली यानी सुसाइड वैग कहा जाता है? तो सबको पता होना चाहिए, ये जो है ना लाइसोसोम को या लैन का इसी को बोलते हैं, लाइसोसोम या लैन का। ठीक है, अगला है, अमीबा अपना भोजन, अमीबिया एक कोशिकीय जीव है, अपना भोजन कहाँ से पचाता है? तो ये खाद्य ध्वनि के द्वारा पचाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो देखो, मादा युग्मक को कहते हैं आपका अंडाणु और पुरुष युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? तो इसमें से अगर मैं ध्यान से बात करूं तो प्लास्टिड जो होता है ना, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया? तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी जो क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तो वो अपने नॉर्मल जो होता है ना, उससे दूर मुड़ जाएगी। नेक्स्ट, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू चमकीला नहीं दिखाई देता है? क्यों ऐसा होता है? देखो, रेगिस्तान में जब आपको प्यास लगेगी तो रेगिस्तान की मृग मरीचिका सुना होगा, तो जो सूखा बालू होता है चमकता है, लगता है कि पानी है वहाँ पे, मृग मरीचिका। तो वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है। तो परावर्तन के कारण और पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण ये चीज़ें होती हैं। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? तो अगर मछुआरा भाले से मछली पकड़ रहा है तो उसे करना क्या चाहिए? तो सीधी सी बात है, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, तब ना भाले से मार पाएगा। ठीक है, अगला है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम इसलिए दिखती है अगर स्वच्छ है, क्योंकि अपवर्तन होता है। ठीक है, किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई मुड़ी छड़ जो है मुड़ी हुई दिखती है। तो पानी के बर्तन में अगर कोई लकड़ी डुबाओगे और वस्तु डुबाओगे तो मुड़ी ही क्यों दिखती है? तो ये कारण पता है क्यों होता है? ये कारण होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन बोलता क्या है? कभी आप पानी में स्केल वगैरह डाल के देखना, मुड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि अपवर्तन बोलता है प्रकाश का किसी तरह से टकरा कर अपने सतह में वापस न लौट के उसके माध्यम में क्या हो, विचलित हो जाए। ठीक है, अगला है, तड़ित की चमक की उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले आती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी बादल गरजते हैं तो बादल गरजने की आवाज़ हमको लेट सुनाई देती है, बिजली पहले ही चमक जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी प्रकाश की गति होती है ना, ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए अपने को प्रकाश पहले दिखता है, फिर ध्वनि बाद में आती है। ठीक है, अगला है, एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो तो थर्मामीटर में क्या होता है भाई? तो पारा होता है। तो ऐसे तत्व की आवश्यकता है जो गर्म और ठंडा जल्दी हो जाए और उसमें समान परिवर्तन हो। अगला है, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए रेखित वक्र क्या कहलाता है? तो भिन्न भिन्न अगर नियत ताप में गैस के आयतन को दर्शाओगे ना, तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके।
नेक्स्ट है पराध्वनिक विमान डॉट डॉट नामक प्रघाती पैदा करते हैं। तो जो हाइपरसोनिक विमान होते हैं ना, ये पारा शब्द तरंगों को पैदा करते हैं, सबको पता है। अगला है इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है, इस विज्ञान को इकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं, ठीक। अगला है मनुष्य के लिए ध्वनि की मानक स्तर ध्वनि कितनी है? तो देखो 60 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए अच्छी है, खतरा नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? तो सोनार से आप निम्न छोटी छोटी वस्तुओं को पता लगा सकते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला है मेघ गर्जना, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि की आवृत्ति बदलती है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? तो सीधी सी बात है डेसीबल में ही ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है, और 60 डेसीबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए अच्छी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि की जो तरंग है ना, ये अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इनमें से अगर हम देखें कि ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो जंतुओं में जो फूट एंड माउथ रोग होता है, ये वायरस यानी विषाणु के कारण हो जाता है, जिसको आप खुरपका कहते हो। ये क्वेश्चन अभी 2 बार आ चुका है इस बार के एग्जाम में। आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है? तो मोजेक रोग जो है ना, ये वायरस से फैलता है, विषाणु से, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं कहलाती है। तो शैवालों का अध्ययन जो करते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, दोनों याद रखना है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति हमेशा सेल्यूलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की कोशिकाओं में जो है ना, ये यूक्लोरेला मिलता है, ठीक है। अगला है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, किससे बना होता है? ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, कोशिका केंद्र द्रव्य और एनी कोशिका अंश से मिलकर बना होता है। कोशिका की आणविक, ये क्वेश्चन रिपीट हैं आपके, ठीक है। एक सेकंड आगे से देखते हैं। हाँ, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कोशिका की जो पावर हाउस होती है उसमें मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सेल यानी कि कोशिका जो है, नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले नाम दिया गया था कोशिका का, और खोज 1665 में इन्होंने की थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका सेंट्रियोल की रचना से अलग अलग इसमें विभेदित हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तारा मछली के नाम से किसे जानते हैं? तो तारा मछली के नाम से स्टीरियस को जाना जाता है, तारा मछली बोलते हैं, ठीक है। अगला है मछली की विशेष संरचना जो सांस लेने में मदद करती क्या कहलाती है? तो गिल्स। मछली जो है ना, गिल्स यानी श्वसन के लिए गिल्स का ही उपयोग करते हैं, फेफड़े नहीं। नेक्स्ट है मछलियों के दिल की विशेषता है। तो मछलियों के दिल की विशेषता क्या है? तो देखो मछलियों में अशुद्ध रक्त बहता है भाई साहब, शुद्ध रक्त नहीं, अशुद्ध रक्त, याद रखना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो इसमें से समुद्री घोड़ा ही वास्तव में मछली है। कटल फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये मछली नहीं है। निम्न में से कौन सा मछली नहीं है? तो स्टार फिश मैंने अभी बताया, कटल फिश, स्टार फिश, ये मछली नहीं है। नेक्स्ट है फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा जो है ना, पीला या सफ़ेद फास्फोरस बहुत क्रियाशील होता है, ज्वलनशील। पीले फास्फोरस को कहाँ सुरक्षित रखते हैं? तो जल में रखते हैं, जल में सुरक्षित रखते हैं पीलो फास्फोरस को, जबकि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। दिया सलाई के निर्माण में कौन सा फास्फोरस यूज होता है? दिया सलाई बोले तो जो आप माचिस की डिब्बी यूज़ करते हो, इसमें लाल फास्फोरस लगा रहता है, रेड कलर का। अगला है हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है? तो देखो हड्डी डाबियों में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा 50% तक। अगला है फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप गुण का प्रदर्शन करता है? तो सफ़ेद वाला जो फास्फोरस है ना, स्फुरदीप गुण का प्रदर्शन करेगा, ठीक है।
अगला है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग करते हैं। तो टेलीविज़न का आपको दूरस्थ अगर देखना है तो अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी होती हैं टीवी में, टेलीविज़न में, जिससे आप सीरियल वगैरह देखते हो, अवरक्त किरणें। दूरदर्शन संकेत के लिए एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह कैसी है, वक्राकार है, इसलिए एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते। अगला है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बनता है। तो जर्मेनियम की जाली में आर्सेनिक मिलाओगे ना तो वह सेमी कंडक्टर बन जाता है। ठीक है। राडार का प्रयोग क्यों करते हैं। तो राडार का प्रयोग आपको बताना है। तो दूर रही वस्तुओं की पहचान लगाने के लिए राडार का यूज करते हैं। अगला है त्रिविमीय चित्र किससे लिया जाता है, यानी 3D जो चित्र है किससे लिया जाता है। तो होलोग्राफी इसको बोलते हैं, होलोग्राम बना हुआ आपने देखा होगा कहीं ना कहीं चमकते हुए। ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाए जाते हैं किससे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक होता है। सबसे ज़्यादा नर्म लोहा होता है ट्रांसफार्मर के क्रोड में, याद रखना है। नेक्स्ट है सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है ना ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है, आपको मैं बता दूं, जो AC वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है बस। लेंज का नियम क्या है। तो लेंज नियम है क्या। तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है लेंज का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक का तीसरी ध्रुव होता तो क्या हो जाता। तीसरा ध्रुव अगर कहलाता तो परिणामी ध्रुव कहलाता। देखो चुंबक में 2 ही ध्रुव होते हैं, NS, नॉर्थ साउथ पोल। अगर तीसरा होता तो उसको परिणामी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। तो अभी मैंने बताया साउथ, नॉर्थ साउथ, यानी दक्षिण से उत्तर है। उत्तर से दक्षिण मत लगाना, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट है लोहे का क्यूरी ताप है। तो लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है। तो 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लोहे का क्यूरी ताप। जिसमें वो पिघलने लगे वो इसका क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका आवश्यक है। तो चुंबक जो है ना आपको घंटी में यूज किया जाता है, जो आपकी डोरबेल होती है। हालांकि इसमें सब में करेंगे, पंखा, धुलाई मशीन, सब में चुंबक का यूज होता है। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान तो 0 डिग्री होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होनी चाहिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं ना एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो पादप और एनिमल कोशिका में उपस्थिति कौन सी उपस्थिति जिसमें अंतर होता है। तो कोशिका भित्त जो है ना यही आपका उपस्थिति बताता है। गोल्जी काय प्रमुख कार्य इसमें से क्या है। तो गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य है स्त्रावण है, स्त्रावी। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग DNA रखता है। आया हुआ क्वेश्चन है इस बार का। तो इसमें से जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसमें क्या पाया जाता है, DNA, और इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें से जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है ना ये प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला है प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को एजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजिंग। ठीक है। अगला है धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो धूप का चश्मा 0 डायोप्टर का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कोई डायोप्टर नहीं होता। अगला है एक लेंस का अगर फोकांतर 25 सेंटीमीटर तो ऊर्जा कितनी होगी। तो +4D, 25 सेंटीमीटर में +4D की ऊर्जा होती है। ठीक, यहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके आ नहीं रहे हैं। ठीक है। एक उत्तल लेंस जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस को अगर पानी में डुबो दोगे तो क्षमता क्या होगी, घट जाएगी भाई साहब। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार इस बार पूछा है। प्रथम एंटीबायोटिक खोज किसने की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम था प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज मैंने बता ही दिया। बायोलॉजी के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखो अरस्तु को बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि प्लेरिया मच्छरों से होता है। तो प्लेरिया रोलांड रोस ने बताया था कि मच्छरों से होता है, मलेरिया। अगला है लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार किसने किया। तो लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार हेन सेन ने किया था। कितने किया था, हेन सेन ने। ठीक है। तो ये था पूरा आज का लगभग 200 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।